हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का परचम क्लासेस में। तो 21 से 27 अप्रैल 2024 के जो भी करंट अफेयर आए हैं, जो आप लोगों ने पढ़े हैं, रोजाना दोपहर 12 बजे ऋचा मैम आपको पढ़ाते हैं मंडे टू सैटरडे। तो अब संडे है, आज दोपहर के 12 बजे हैं और आज के दिन हमको उस पूरे हफ्ते के करंट अफेयर को रिवाइज करना है। जो भी नई बातें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेना है। तो क्विक रिवीजन हम लोग शुरू करते हैं 21 से 27 अप्रैल की। सबसे पहले कैटेगरी आती है इंपॉर्टेंट डेज की। 21 ऑफ अप्रैल नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता है। सिविल सर्वेंट को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहली बार यानी 1947 21 ऑफ अप्रैल 1947 को जो हमारा फर्स्ट बैच निकला था सिविल सर्वेंट्स का, उसको एड्रेस किया था मेटकाल्फ हाउस दिल्ली के अंदर, ठीक है। और 2006 में विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में पहली बार ये डे सेलिब्रेट किया गया था। तो उसी दिन से हम लोग इसको नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाते हैं। ये सारी बात यहाँ लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक और तरीके से इसको मनाते हैं, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। देखो, जो वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे है, ये एक ग्लोबल लेवल पर सेलिब्रेट होने वाला डे है। इससे क्या करते हैं, जो भी हमारी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स है, उसको क्रिएटिविटी और इनोवेशन के माध्यम से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस रेज की जाती है। जो पहला वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे है, वो 21 ऑफ अप्रैल 2018 को सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। उसके बाद महावीर जयंती। महावीर जयंती जो है वो 21 अप्रैल 2024 को मनाई गई। महावीर जयंती को महावीर जन्म कल्याणक भी कहा जाता है, ठीक है। एक फेमस रिलीजियस फेस्टिवल है ये जैन कम्युनिटी का। चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी को ये मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी को ये मनाया जाता है। तो अब की बार त्रयोदशी 21 अप्रैल को पड़ रही थी, तो इस दिन इनके दिवस को मनाया गया। महावीर जो है उनका बिहार में उनका जन्म हुआ है, ठीक है। कुंडला ग्राम के अंदर उनका बिहार में जन्म हुआ था। लॉर्ड महावीरा वाज द 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं, सबको पता है, ठीक है। उनमें से लास्ट तीर्थंकर लॉर्ड महावीर थे। इनका जो बर्थ डेट है वो थोड़ा सा डिबेटेबल है। कोई कहता है कभी हुए हैं, कोई कहता है कभी हुए हैं। जो श्वेतांबर और दिगंबर दो सेक्ट हैं जैनिज्म में, दो सेक्ट हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर लोगों का मानना है कि 599 बीसी में इनका जन्म हुआ। दिगंबर जैनिज मानते हैं कि इनका जन्म 615 बीसी में हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल है। 21 ऑफ अप्रैल को इस दिन मनाया गया। वैसे चैत्र शुक्ल का त्रयोदशी को ये मनाया जाता है। उसके बाद 22 अप्रैल पे चलते हैं। 21 अप्रैल में हमने देख लिया क्या क्या डे सेलिब्रेट हुए। अब 22 अप्रैल पे चलते हैं। वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया गया। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में भी इसको मानते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सबसे पहले 2009 में इस दिवस को रिकॉग्नाइज किया था इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में। इस बार की थीम थी प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक और पिछले साल की थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ठीक है। प्लास्टिक को कंट्रोल करना एक बड़ा मकसद अभी दुनिया के अंदर हो रखा है। उसके बाद वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। देखो, जो वर्ल्ड बुक डे है, इसको वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में भी मनाते हैं। ये 23 ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है। इसको इंटरनेशनल डे ऑफ बुक भी कहते हैं। यूनेस्को नेम्स स्ट्रेसबोर्ग फ्रांस एज वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2024। वर्ल्ड बुक कैपिटल 2024 का जो टाइटल है, जो टैग है, वो फ्रांस को जाता है। यूनेस्को ने फ्रांस को वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2024 कहा है। इस दिन क्या हुआ था, ऐसा कहा जाता है 23 ऑफ अप्रैल को सेवरल प्रोमिनेंट ऑथर्स जैसे विलियम शेक्सपियर हैं, इनका जो है बर्थ डेट है, ठीक है। तो ये एक सिंबॉलिक डेट है क्योंकि बहुत सारे प्रोमिनेंट ऑथर्स इस दिन जन्मे हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड बुक डे जो है वो 23 अप्रैल 1995 23 ऑफ अप्रैल 1995 को सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है ये वो डे है 23 ऑफ अप्रैल जब शेक्सपियर का जन्म भी 23 ऑफ अप्रैल को हुआ और उनकी मृत्यु भी, उनकी डेथ भी 23 ऑफ अप्रैल को ही हुई है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड टेबल टेनिस डे। वर्ल्ड टेबल टेनिस डे ये भी 23 ऑफ अप्रैल को ही मनाया जाता है। किसके सम्मान में? आइवर मोंटेग्यू की सम्मान में, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 1926 में जिन्होंने ऑर्गेनाइज की थी आइवर मोंटेग्यू, इनके ऑनर में 23 ऑफ अप्रैल को वर्ल्ड टेबल टेनिस डे मनाया जाता है। ये फाउंडर भी हैं और फर्स्ट प्रेसिडेंट भी हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के, ठीक है। वर्ल्ड टेबल टेनिस डे जो है वो एनुअली अप्रैल में 2015 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। एनुअली होता है, अप्रैल में ही 2015 से सेलिब्रेट किया जा रहा है।
थीम थी इस बार की डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। इसके बाद नेक्स्ट जो है नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल। आपको पता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 के अंदर 1992 के अंदर ये एक्ट जो है वो आता है, ठीक है। और 24 अप्रैल 1993 से ऐसा कह दिया था कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर विलेज के अंदर पंचायत होना मैंडेटरी है, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया था। तो जो पहला नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया गया था वो 2010 में किया गया था, ठीक है। पार्ट 9 जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, जिसका नाम है द पंचायत। इस पार्ट का नाम भारत के संविधान के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिलता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वॉज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड, मतलब कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिल जाता है, ठीक है। तो गवर्नेंस एट द ग्रास रूट आफ्टर 3 डिकेड ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब लगभग 30 साल पूरे हो गए हैं 2024 में, तो 3 डिकेड्स की तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि अपने इंडिया के अंदर पंचायती राज सिस्टम 3 टियर्ड स्ट्रक्चर है, यानी विलेज लेवल पर जिसको ग्राम पंचायत कहते हैं, फिर ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति या तालुका समिति जिसको कह देते हो, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होती है। तो 3 स्तर पंचायत के अंदर बने हुए हैं। फिर 25 अप्रैल पे आ जाते हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में इसको मनाते हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे। थीम थी एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है, ठीक है। अब मतलब जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है उसकी बाइट की वजह से व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता है, जिससे मलेरिया हो जाता है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि गर्मी और बारिश दोनों है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ये काफी कॉमन पाया जाता है। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है ये डेथ ज्यादा कॉज करता है, ठीक है। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है उसकी वजह से मृत्यु ज्यादा होती है, लेकिन ज्यादा फैलता कौन है? मतलब ज्यादा जिसकी वजह से ज्यादा बीमार होते हैं वो लोग हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मतलब कि वो इनका मैं कहूंगी कि जो कॉज करता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो मोस्ट वाइड स्प्रेड है, और सबसे ज्यादा डेथ प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से होती है। फिर वर्ल्ड पेंगुइन डे 25 अप्रैल को वर्ल्ड पेंगुइन डे के रूप में मनाया गया, ठीक है। ये वो डे है जिसको मैकमुडो स्टेशन एन अमेरिकन रिसर्च सेंटर सिचुएटेड ऑन रोज आइलैंड एंटार्क्टिका, मतलब दिस डे वाज एस्टैब्लिश्ड एट, यहां से इस दिन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, रोज आइलैंड अंटार्कटिका पे। अब इसमें होता क्या है, वर्ल्ड पेंगुइन डे जो है वो किसको डेडिकेटेड है? एडली पेंगुइन, पेंगुइन की एक स्पीसीज है, ठीक है, जिसने एनुअल माइग्रेशन नॉर्थ की तरफ, एनुअल माइग्रेशन नॉर्थ टुवर्ड अंटार्कटिका, यानी अंटार्कटिका की तरफ जिसने माइग्रेशन जो है वो शुरू किया था लगभग 25 अप्रैल एवरी ईयर, हर साल को लगभग 25 अप्रैल के आसपास, क्योंकि जैसे ही सीजन बदलता है तो ये माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। तो एनुअल माइग्रेशन जो है वो देखा जाता है, इसीलिए वर्ल्ड पेंगुइन डे के रूप में इसको मनाया जाता है। उसके बाद जो है 26 अप्रैल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में मनता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होते हैं? जैसे आपके ट्रेडमार्क्स हैं, आपके सीक्रेट्स हैं, आपके लोगोज हैं, ठीक है, कॉपीराइट है, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, बौद्धिक संपदा में आता है, ठीक है। इस डे को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन स्टिमुलेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम थी आईपी एंड एसडीजी, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिल्डिंग अवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जो वीपो है, वीपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। जो वीपो है सन 2000 से 26 अप्रैल को इस डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। विपोज मेंबर स्टेट डेजिग्नेटेड अप्रैल 26 द डे ऑन विच द विपो कन्वेंशन केम इनटू फोर्स इन 1970। देखो होता क्या है, जितने भी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नेशंस हैं वो 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 26 अप्रैल को जो विपो का कन्वेंशन था जो 1970 में हुआ था वो एनफोर्स हुआ था, ठीक है, वो लागू हुआ था, इसलिए इसको इस तरीके से मनाया जाता है। अब विपो की अगर बात करें तो ये 1967 में फॉर्म हुआ है, ठीक है। 1974 में विपो ने यूएन को ज्वाइन कर लिया था, एक यूएन की एजेंसी है आज के दिन विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी इसके अंदर 193 मेंबर स्टेट हैं। पैलेस्टीन इसका परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस है, मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर स्टेटस, ठीक है। इंडिया ने विपो को 1975 में ज्वाइन किया। डायरेक्टर जनरल है इसके डैरेन टैंग ऑफ सिंगापुर।
और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एंड एनुअल पब्लिकेशन है इसका। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो इसका एनुअल पब्लिकेशन होता है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंसीड के साथ मिलके इस इंडेक्स को ये रिलीज करता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024 का सेलिब्रेट किया गया 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में। इस वक्त क्या किया, इस हफ्ते क्या करना है, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कैंपेन चलाना है अवेयरनेस रेज करने के लिए, ताकि इम्यूनाइजेशन को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, 50 साल जो आपका ईपीआई है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, उसके 50 साल पूरे होने को है, तो इसलिए इसको सेलिब्रेट किया। थीम थी अब की बार की ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ठीक है, और 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे इन इंडिया के रूप में मनाया जाता है, 16 मार्च को। फिर वर्ल्ड वेटरिनरी डे 2024, ये 27 अप्रैल को मनाते हैं। 27 अप्रैल कौन सा है, वर्ल्ड वेटरिनरी डे। हर साल लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल के लास्ट सैटरडे पे इसको सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम थी वेटरिनरीज आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स। ठीक है, तो वर्ल्ड वेटरिनरी एसोसिएशन जो है वो 2000 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, 2000 से इसको मनाते आ रहे हैं। ये थे इंपॉर्टेंट डे 21 से 27 अप्रैल के। अब चलते हैं अपॉइंटमेंट्स पे। अपॉइंटमेंट्स में कौन है, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के चीफ है, चीफ बना दिए नलिन प्रभात। नलिन प्रभात कौन थे, सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। ठीक है, इनको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के चीफ बना दिया है। और सपना तिवारी को स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो वो बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, नलिन प्रभात राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख बनते हैं। ये आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। ठीक है, और जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है वो कंट्रीज का काउंटर टेररिज्म, यानी टेररिज्म को काउंटर करने के लिए या हाईजेक फोर्सेस को काउंटर करने के लिए है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी चीफ जो दलजीत सिंह चौधरी हैं, वो एडिशनल चार्ज एनएसजी का संभाल रहे हैं। एडिशनल चार्ज एनएसजी का संभाल रहे हैं। अब नलिन प्रभात उसके मुख्य बन गए हैं। ठीक है, और जो सपना तिवारी जी हैं वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्पेशल डायरेक्टर जो है वो बन गई है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ब्लैक कैट्स के नाम से भी जानते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है। 16 अक्टूबर 1984 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, जब भिंडरावाला का विवाद कहाँ पे, गोल्डन टेम्पल यानी अमृतसर के अंदर हुआ था। उसके बाद आरबीआई ने अजीत कुमार केके को एमडी बना दिया धनलक्ष्मी बैंक का। कहाँ का, धनलक्ष्मी बैंक का। आरबीआई ने अजीत कुमार केके को एमडी बना दिया धनलक्ष्मी बैंक का। ठीक है, 3 साल के लिए, तो इसको याद रखोगे। ये छोटी सी न्यूज थी। इसके बाद संतोष विश्वनाथन इंडिया रीजन इंटेल के इंडियन रीजन के हेड बन गए हैं। संतोष विश्वनाथन, इंटेल क्या है, कंप्यूटर चिप मेकर एक कंपनी है। ठीक है, इंटेल, इन्होंने संतोष विश्वनाथन को एमडी बना दिया है इंडियन रीजन का। उसके बाद पारेख ने एचडीएफसी लाइफ चेयरमैन के पद से रेजिग्नेशन दे दिया और केके मिस्त्री ने उनकी जगह ले ली है। तो अब दीपक पारेख की जगह केके मिस्त्री जो है वो नए बोर्ड ऑफ चेयरमैन बन गए हैं एचडीएफसी लाइफ के। उसके बाद प्रज्ञा मिश्रा को ओपन एआई की पहली एम्प्लॉय इंडिया की तरफ से बनाया गया है। ओपन एआई क्या है, जिसने चैट जीपीटी बनाया है। कोई भी प्रॉब्लम होती है चैट जीपीटी को यूज करते हैं ना, तो चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई, इन्होंने प्रज्ञा मिश्रा को अपॉइंट किया है जो फर्स्ट एम्प्लॉय इन इंडिया की पहली एम्प्लॉय जो है वो रहने वाली है। ठीक है, तो इनकी इमेज आप यहाँ देख रहे हो, फोटो देख रहे हो। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है सिट्रोएन कंपनी ने। ठीक है, तो आपको पता है ये व्हीकल है, ये गाड़ी है, काफी ब्रांडेड, काफी महंगी है, तो एमएस धोनी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। इसके बाद नाइमा खातून जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली विमेन वाइस चांसलर होने वाली है। नाइमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली फीमेल वाइस चांसलर बनाया है। 5 साल के लिए इनको अपॉइंट किया है। ये 2016 से ही एएमयू की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल रही है, अब वाइस चांसलर बन गई है। इसके बाद निधि जैन को सीवीओ बना दिया है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, यानी सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर बना दिया है। निधि जैन को सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर बना दिया 3 साल के लिए कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1970 में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को फाउंडेड किया था। ठीक है, फाउंड किया था यानी स्थापना की थी। इसके बाद कोल एडिसन नेपियो, ये जो है पीएनजी के पहले डिफेंस एडवाइजर बने हैं। ठीक है, इंडिया और पीएनजी की जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो 1976 से फॉर्मलाइज हुए हैं और कोल एडिसन नेपियो को पहला डिफेंस एडवाइजर पीएनजी का बना दिया है। इसके बाद इंडिया की गीता सब्रवाल को
यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया बना दिया है। यानी कि इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वय के रूप में इनको नियुक्त कर दिया है। इंडिया की हैं ये, नाम है गीता सब्रवाल। इंडोनेशिया में इनको यूएन की सेक्रेटरी जनरल यूएन की तरफ से इनको वहां पे अपॉइंट कर दिया है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटरेस। उन्होंने जो है सब्रवाल जी को इस पद पे अपॉइंट किया है। इसके बाद आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर जिनका नाम है टी रविशंकर। आपको पता है एक गवर्नर और 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, उनमें से एक है टी रविशंकर। उनका टर्म 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, 3 मई दिस ईयर, इस साल की 3 मई को इनका 1 साल और एक्सटेंड हो जाएगा फर्दर। जो ये है, ये अपॉइंट हुए थे मई 2021 में 3 साल के लिए, यानी 2024 के बाद इनको अपना पद छोड़ना था, लेकिन अब 1 साल के लिए और इनका टर्म जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। बाकी कौन है डिप्यूटी गवर्नर? एमडी पात्रा है, एम राजेश्वर राव है, जे स्वामीनाथन और टी रविशंकर, जिनका टर्म जो है वो एक्सटेंड हुआ था। ठीक है, जनवरी में, इसी साल जनवरी में आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर माइकल पात्रा का भी टर्म जो है वो एक्सटेंड हुआ था। उसके बाद एक्सिस बैंक ने अमिताभ चौधरी को रीअपॉइंट कर दिया एमडी और सीईओ के तौर पे फॉर 3 मोर ईयर्स। और 3 साल के लिए अमिताभ चौधरी को एमडी और सीईओ बना दिया एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर बॉम्बे में है और 1993 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद एक्सिस बैंक ओवरटुक कोटक महिंद्रा बैंक टू बिकम 4th लार्जेस्ट बैंक इन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू के हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक को पीछे छोड़ता हुआ एक्सिस बैंक 4थे नंबर पे आ गया है। एचडीएफसी फर्स्ट पे है, एसबीआई सेकंड पे है और थर्ड पे है आईसीआईसीआई बैंक, और चौथे पे कौन बन गया? एक्सिस बैंक। उसके बाद अब अवार्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। अवार्ड्स में है मैटर, जो एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और एनर्जी सेक्टर में लीडर है। उन्हें अवार्ड मिला है क्लैरिवेट साउथ एशियन इनोवेशन अवार्ड ऑटोमेटिव कैटेगरी के अंदर 2024 का। ठीक है, तो मैटर को अवार्ड मिला है क्लैरिवेट साउथ एशियन इनोवेशन अवार्ड। थर्मल मैनेजमेंट, मोटर असेंबली, एनर्जी स्टोरेज के कटिंग एज सॉल्यूशंस इन्होंने दिए हैं। इनके नाम पे बहुत सारे पेटेंट्स हैं, 76 पब्लिकेशन है, 250 प्लस पेटेंट्स हैं, तो इनको ये अवार्ड मिला है। मैटर को, इसको याद रखेंगे। इसके बाद पी सुब्बाराव यानी पावलुरी सुब्बाराव को आर्यभट्ट अवार्ड मिला है एस्ट्रोनॉटिक्स की फील्ड में। देखो, जो एटीएफ है यानी अनंत टेक्नोलॉजीज फाउंडर है, जिसके सीईओ और चेयरमैन है पावलुरी सुब्बाराव, इनको आर्यभट्टा अवार्ड मिला है। किसने दिया है? एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने दिया है, और इनको एक डिस्टिंग्विश्ड फेलो की तरह भी पहचाना गया है। ठीक है, यानी एक नई रिकॉग्निशन मिली है इनको, नई डेजिग्नेशन मिली है, डिस्टिंग्विश्ड फेलो। ठीक है, इन्होंने ये अवार्ड जो है वो इन्होंने अपना जो भी लाइफ टाइम ट्रमेंडस कंट्रीब्यूशन जो दिया है इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स को प्रमोट करने के लिए, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इस बात को याद रखोगे। नेक्स्ट जो है, रतन टाटा जी को प्रेस्टिजियस किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है? इंडस्ट्रियल एंड फिलेंथ्रोपिस्ट रतन टाटा जी, जो चेयरमैन है, मैं कहूंगी एमेरिटस ऑफ द टाटा ग्रुप। मतलब यूं तो रिटायर हो चुके हैं, पर उनका सम्मान इतना है कि अभी भी उन्हीं के नाम से पूरी टाटा इंडस्ट्री को जाना जा रहा है। इनको प्रेस्टिजियस किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है 2021 का? ठीक है, किस क्या है? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरफ से यह अवार्ड मिला है, जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और 2008 में यह अवार्ड देना शुरू किया था अच्युता सामंता, जो फाउंडर हैं किसके? यानी कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के। इन्होंने ये हाईएस्ट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो है, जो कौन मिलके देता है? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, भुवनेश्वर उड़ीसा के, ये दोनों मिलके ये ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड देते हैं, जो भी रतन टाटा जी को मिला है। उसके बाद कौशिक राजशेखरा, इनको इंटरनेशनल फेलोशिप इंजीनियर एकेडमी ऑफ जापान से मिला है। एक सम्मान मिला है इंटरनेशनल फेलोशिप का इंजीनियर एकेडमी ऑफ जापान की तरफ से। इंडियन ओरिजिन के प्रोफेसर हैं, कहाँ पे हैं ये? जापान के अंदर ही काम कर रहे हैं अभी, हाउस्टन कॉलेज के ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर ये प्रोफेसर हैं। वैसे ओरिजिनली कर्नाटका से हैं। ठीक है, तो इनको ये अवार्ड मिला है 2022 में। इनको ग्लोबल एनर्जी प्राइज भी मिल चुका है ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन से। इसके बाद ये बेस्ट फोटोग्राफर र्यूटर्स मोहम्मद सैलम, र्यूटर्स के मोहम्मद सलेम ने 2024 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। ये एक महिला है, ठीक है, ये गाजा स्ट्रिप पे बैठी हैं और इनकी जो नीस है वो, उनकी डेड बॉडी इनकी गोदी में है। ठीक है, बहुत ही दुखद सी फोटो है, लेकिन ये इस फोटो को वर्ल्ड प्रेस
फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है, मोहम्मद सलेम ने ये फोटो क्लिक किया है। इसके बाद कन्नड़ के पोइट ममता जी सागर, ये इनको वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज मिला है। ममता जी सागर को, जो बेंगलुरु बेस्ड कन्नड़ा पोइट हैं, इनको वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज मिला है। किससे? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स की तरफ से। इसके बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बहुत सारे पद्मा अवार्ड जो है राष्ट्रपति भवन में कॉन्फर किए हैं। ठीक है, 132 पद्मा अवार्ड दिए हैं, 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री अवार्ड। इसमें से 30 अवार्डीज विमेन है, 8 पर्सन ऑफ फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉरेनर, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, नेशनल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। 8 पर्सन इस कैटेगरी के हैं और 9 अवार्डीज पॉस्थ्यूमस है, यानी मृत्यु के बाद उनको अवार्ड मिले हैं। ठीक है, तो ये अवार्ड्स कौन कौन से हैं, किसको क्या क्या मिला है, आप ये पूरी लिस्ट जो है यहाँ पे देख सकते हो। पद्म विभूषण किस किस को मिला है, पद्म विभूषण, ठीक है, 2024 के विनर। फिर पद्म भूषण किसको मिला है, ये पूरी कैटेगरी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। मैं पढ़ के सुनाऊं उससे अच्छा आपको ये पीडीएफ्स जो हैं वो मिल जाएंगी और आप देख सकते हो। आपको क्या देखना है, अवार्डी का नाम देखना है, कौन सी फील्ड में और वो कौन से स्टेट या कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये सारी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मैं पढ़ूं उससे अच्छा आप लोग खुद इसको पढ़ सकते हैं। ये सारी लिस्ट है यहाँ। अब ऑबिचुरीज पे चलते हैं, अवार्ड्स की कैटेगरी फिनिश। अब ऑबिचुरीज पे चलते हैं, यानी कि किनका देहांत हो गया है। सुधार कक्कर, इंडिया के जो फॉरमोस्ट साइको एनालिस्ट थे, इनका देहांत हो गया है। मतलब बहुत ही अग्रणी मनोविश्लेषक माने गए हैं ये। और फ्रेंच की मैगजीन के अंदर नी लॉवेल ऑब्जर्वेट्यूर, ये मैगजीन का नाम है, इसके अंदर भी इनको वर्ल्ड के 25 मेजर थिंकर के अंदर लिस्ट में नाम मिल चुका था। ठीक है, तो इनका देहांत हो गया है। इनके कुछ फेमस वर्क हैं। द इनर वर्ल्ड 1978 में इन्होंने प्रकाशित किया, 1978 में। फिर द इंडियंस, पोर्ट्रेट ऑफ अ पीपल, फिर शमन्स, मिस्टिक्स एंड डॉक्टर्स एंड द किपलिंग फाइल, ये सब इनके ही वर्क हैं। इनकी देहांत हो चुका है। फिर बुक की कैटेगरी में आते हैं। देखो क्या है, श्रृंगेरी मठ जो है, उनके संत जगत श्री श्री विधुशेखर भारती ने गोवा के जो राज्यपाल ने बुक लिखी थी उसका विमोचन किया, यानी कि उसको रिप्रेजेंट किया, उसको रिलीज किया। किसने? श्रृंगेरी संत विधुशेखर भारती ने गोवा के राज्यपाल की बुक का विमोचन किया है। ठीक है, बुक का नाम क्या है? हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। लिखा किसने है? गवर्नर ऑफ गोवा, जिनका नाम है पीएस श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, ये बुक जो है ये उनकी 21st बुक है, 221वीं बुक है। बहुत किताबें वो लिखते हैं। ठीक है, इसको रिलीज्ड बाय शंकराचार्य ऑफ दक्षिणम नया श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी, मतलब जो श्रृंगेरी पीठ है उनके संत जी ने, यानी जिनका नाम है विधुशेखर भारती स्वामी, उन्होंने इसको रिलीज किया है। ठीक है, जो ज्ञानपीठ अवार्ड दामोदर मौजो हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड के विनर दामोदर जी हैं, उनको ये पहली बुक रिसीव हुई है। ठीक है, तो नेशनल कैटेगरी में आते हैं। दिल्ली से गुड़गांव का रास्ता अब 7 मिनट का रह जाएगा। एक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी जो है 2026 तक लॉन्च कर देंगे। ये इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस जो है वो इसको बना रहा है और एयरलाइन इंडिगो इसके अंदर मदद कर रहा है। ये दिल्ली कनॉट प्लेस से, यानी दिल्ली के अंदर जो सीपी है कनॉट प्लेस, वहां से लेके हरियाणा के गुरुग्राम तक चलेगी और 2026, क्योंकि बहुत बिजी रूट है, थोड़ा सा डिस्टेंस ही आपको बहुत देरी में तय करना पड़ता है और बहुत बिजी रूट है, इसलिए ये एयर टैक्सी जो है वो लॉन्च हो जाएगी 2026 तक। ठीक है, ये कैसी है? ये इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग है, मतलब कि ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे उठी, ठीक है, और फिर नीचे। मतलब कि कहने का भाव क्या है, जैसे जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं जनरली वो रनवे पे ऐसे चलते हैं, टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं, लेकिन ये क्योंकि वो हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर उठ जाएगी और नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से 4 पैसेंजर एक बार में इसके अंदर आ सकेंगे, पायलट के साथ एडिशनल 4 पैसेंजर आ सकेंगे, टोटल 5। इसके बाद अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर एक ट्राइबल ग्रुप है जिसका नाम है शोम्पेन। शोम्पेन 2014 में इनको वोटर लिस्ट में जगह मिली थी और पहली बार इन्होंने अपना वोट कास्ट कर सके हैं ये। ठीक है, शोम्पेन ट्राइबल ग्रुप है निकोबार का, तो पीवीटीजी के अंदर आते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है शोम्पेन। ये अपना वोट पहली बार कास्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यूज थी कि शोम्पेन जो है, मतलब एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इनका सिर्फ 229 है, बहुत कम, बहुत कम। ठीक है, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो पहली बार इन्होंने अपना वोट दिया है। पीवीटीजी मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप होता है।
1975 में 52 ट्राइबल ग्रुप को पीवीटीजी की तरीके से देभर कमीशन के रिकमेंडेशन पे अनाउंस कर दिया था कि ये ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी कैटेगरी के अंदर है। करंटली अभी 75 पीवीटीजी हैं, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं 705 शेड्यूल्ड ट्राइब में से। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पॉपुलेशन इनका लगभग या तो कम हो रहा है या स्टेगनेंट है। टेक्नोलॉजी प्री एग्रीकल्चरल है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। लिटरेसी लेवल बहुत ही कम है। इकोनॉमी का जो लेवल है बस पेट ही भरता है, सब्सिस्टेंस लेवल है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है। कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में 24-25 अप्रैल 2024 को 6th एडिशन हुआ है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का। पीएम मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एड्रेस किया है, ठीक है, किस तरीके से आप डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रा बना सकते हो। 2019 से ये कोशिश की जा रही है और अब जो है ये ग्लोबल कोalition हो गया है। 39 देश और 7 ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। उसके बाद क्या है? इंडिया का प्रोजेक्ट ईशान, वन नेशन वन एयर स्पेस, ठीक है, ये लॉन्च कर दिया है भारत ने। यानी इंडिया का जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ईशान प्रोजेक्ट भारत लॉन्च कर रहा है, वन नेशन वन एयर स्पेस। अब क्या है? अभी 4 जगह अलग अलग फ्लाइट की इंफॉर्मेशन जाती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। अब क्या कर देंगे? सभी की जो इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से चलेगी, यानी कि नागपुर से चलेगी, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा? सीमलेस ऑपरेशंस हो जाएंगे, कंजेशन रिड्यूस हो जाएगा, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, रूटिंग काफी एफिशिएंट हो जाएगी और फ्लाइट टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ईशान को एक बार ईशान अगर इंप्लीमेंट हो गया तो इससे क्या होगा? जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उस 25,000 फीट से ऊपर उठने के बाद, ठीक है, उसको कौन? नागपुर के अंदर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं वो हैंडल करेंगे। इस तरीके से एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन है वो अपने हिसाब से एयर ट्रैफिक को मैनेज करेंगे, जगह जगह चीजों की होच पोच नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है? SJVN इनॉग्रेट्स ऑफ फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट ऑफ द नेशन। आपको पता है अभी पीछे SJVN को एक अवार्ड भी मिला था, ठीक है। तो SJVN को मल्टीपर्पज इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लगाया है झाकरी, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। नाम क्या है? नथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये लगा है। हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल जो है इसके अंदर the green hydrogen produced from the project will be utilized for high velocity oxygen fuel coating facility। मतलब कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होगा, इको फ्रेंडली पूरा काम होगा। 25 किलोवाट कैपेसिटी की पूरी एनर्जी जो है वो जनरेट होगी। इनॉग्रेशन किया श्रीमती गीता कपूर ने, ठीक है। SJVN जो है मिनी रत्ना कैटेगरी 1 शेड्यूल ए के अंदर आती है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। 1988 में ये इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था नाथपा झाकरी पावर कॉर्पोरेशन के नाम से, ठीक है। तो अब इन्होंने ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया है। नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है? इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन IHRC, इनका न्यू लोगो और न्यू मोटो रिलीज हो गया है, ठीक है। न्यू लोगो आप देख रहे हो, ये सारनाथ का पिलर आपको दिखाई दे रहा है, ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। नीचे IHRC लिखा हुआ है और यत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षित है, मतलब ये इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन का लोगो है, नया लोगो है, ठीक है। इमेज भी ध्यान में रखोगे, कलर भी ध्यान में रखोगे, शेप भी ध्यान में रखोगे। जो इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन है वो एक एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है आर्काइवल मैटर्स का, ठीक है। जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स उसको मैनेजमेंट करने का काम इसका होता है। जितनी भी हिस्टोरिकल रिसर्च होती है उसको मैनेज ये लोग करते हैं, उसको प्रिजर्व ये लोग करके रखते हैं। इसको 1919 में बनाया था और यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर इसको देखते हैं, इसको लीड करते हैं, ठीक है। और एक ऑनलाइन कंपटीशन रखा गया था इसके लोगो और मोटो को डिजाइन करने के लिए। इसके लोगो में आपको पता है और किसके डिजाइन को सेलेक्ट किया गया है? श्री शौर्य प्रताप सिंह के डिजाइन को सेलेक्ट किया गया है। लोटस पेटल्स हैं, सारनाथ के पिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्राउन कलर्स है जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करता है। मोटो है वेयर हिस्ट्री इज प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए हिस्ट्री को हम प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अर्थ डे सेलिब्रेशन किया जा रहा है और ये बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक जो है वो लॉन्च कर दी है नई दिल्ली के अंदर, जो CSI का हेडक्वार्टर है वहां पे। ये जो घड़ी है ये आपको याद दिलाती रहेगी कि धरती का टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचने ही वाला है, ठीक है। दैट प्लैनेट इज अप्रोचिंग
1.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के 1.5 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने ही वाले हैं, तो अपनी जो हरकतें हैं उनको काबू कर लो। यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने ये बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक जो है वो रफी मार्ग पे, जो इनका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, वहां पे ये की है। और क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए इन्होंने ये सारा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया था। CSIR जो है वो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। 1942 में इस्टेब्लिश हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर मिसेज एन कलाई सेल्वी। ठीक है, उसके बाद इंडियन बैंक एंड टाटा सोलर पावर, एक रूफटॉप सोलर स्कीम, ये मैंने अपनी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर भी कवर करवाई थी आप लोगों को, रूफटॉप सोलर स्कीम। इंडियन बैंक एंड टाटा सोलर पावर टू फाइनेंस सेंट्रल रूफटॉप सोलर स्कीम, मतलब छतों पे सोलर पैनल लगाने हैं। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड यानी TPSSL इंडियन बैंक के साथ मिलकर सोलर सिस्टम्स को, यानी छतों पर सोलर सिस्टम्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसके लिए ये लोन दे रहे हैं। 3 से 10 किलोवाट का इंस्टॉलेशन जो है वो किया जा रहा है इस स्कीम के अंडर। इसमें क्या होगा, रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को 2 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा, इंटरेस्ट रेट 7%, कोलेट्रल फ्री फाइनेंसिंग जो है वो यहाँ पे होगी, गिरवी नहीं रखना। फिर कुछ लोग जिनको 3 से 10 किलोवाट से ज्यादा का इंस्टॉलेशन चाहिए तो 6 लाख रुपए तक का लोन हो सकता है। ठीक है, तो लोन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी ये कम लगा रहे हैं। तो कोशिश है कि छतों पे ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल लगे। उसके बाद कुवैत में पहला भारत का मतलब हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हुआ है पहली बार। ये दोनों देशों के बीच की दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करता है। ठीक है, इंडियन कम्युनिटी की जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 1 मिलियन है कुवैत के अंदर, और अब वहां पे इंडियन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग चलेगा। ठीक है, और डिप्लोमेटिक रिलेशंस इनके दोनों देशों के 2021-22 को 60th एनिवर्सरी के रूप में हम लोगों ने मनाया था, इंडिया और कुवैत की दोस्ती को, डिप्लोमेटिक रिलेशन। इसके बाद इंडिया ने अपनी डाइवर्स एजुकेशन ऑफरिंग्स जो है वो शो की गेटेक्स के अंदर। गेटेक्स क्या है, ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन 2024 का, जो दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ है। वहां पे हमने अपने एजुकेशनल ऑफरिंग्स दिखाए, इंटरनेशनल हायर एजुकेशन की फील्ड में कुछ कमिटमेंट्स हमने शो की। ठीक है, ये पूरा जो एग्जीबिशन था इसको ऑर्गेनाइज कर रहा था सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। दुबई के अंदर जो है ये सारा काम हो रहा था। फिर वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, इसकी 26th कांग्रेस जो है, 26th कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हो, वर्ल्ड एनर्जी कॉन्फ्रेंस 2024 की जो 26वीं कांग्रेस है, ये रोटरडैम नीदरलैंड में हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट, रोटरडैम नीदरलैंड में हुई है। थीम है रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट, लोगों के लिए, ग्रह के लिए एनर्जी को रीडिजाइन करना है। ठीक है, ये दुनिया का लॉन्गेस्ट एनर्जी इवेंट है। IREDA यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के जो CMD हैं प्रदीप कुमार दास, उन्होंने कहा है कि हमको इनोवेटिव फाइनेंशिंग सॉल्यूशन लाने पड़ेंगे ताकि रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया के अंदर और ज्यादा प्रमोट हो सके। हमारे मकसद क्या है, 2030 में तक हमको 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जनरेट करना है और नेट जीरो एमिशन हमको 2070 तक अचीव करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फर्स्ट गल्फ यूथ गेम्स जो है दुबई ओपेरा पे, इसका ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट हो चुका है। 2024 का गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यूथ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी दुबई ओपेरा में स्टार्ट हो गई है। इसमें 3500 एथलीट्स जो हैं वो 24 स्पोर्ट्स में कॉम्पीट करेंगे। अलग अलग 24 खेल होंगे, 3500 एथलीट्स होंगे। 16 अप्रैल से 2 मई तक ये पूरा गेम चलेगा। थीम है आवर गल्फ इज वन, आवर यूथ आर प्रॉमिसिंग। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग नेशंस कौन कौन से हैं, UAE, कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदी अरेबिया और कतर। तो ये मेंबर्स हैं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के, आप देख रहे हो। इन सभी मेंबर्स के जो प्लेयर्स हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। फिर उसके बाद पंजाब किंग्स जो हैं सबसे बड़े चेजर बन गए हैं। आपको पता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिकॉर्ड बनाया 261 रन का। ठीक है, अभी तो हाईएस्ट तो 287 सनराइजर हैदराबाद ने बनाया हुआ है ना, लेकिन इन्होंने भी कोई कम स्कोर नहीं बनाया कोलकाता नाइट राइडर ने, दैट इज 261। चेज करने वाली पहली T20 टीम बन गई है पंजाब किंग्स, यानी कि इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया, 262 रन वो बना सके। तो पंजाब किंग ने T20 की हिस्ट्री में पहला सक्सेसफुल चेज किया है। इतने ज्यादा रन बनने के बाद ऑपोजिशन टीम जो है सेकेंड इनिंग में चेज नहीं कर पाती। ये पंजाब किंग्स जो है वो पहली बार ऐसी टीम बनी है T20 की हिस्ट्री में जिन्होंने हाईएस्ट रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद सनराइजर हैदराबाद ने
मोस्ट सिक्सेस मारे हैं इन सिंगल सीजन। जो भी आईपीएल का सीजन चल रहा है 8 मैच में 100 सिक्सेस मार दिए हैं, तो ये इनके खिताब जो है वो ऐड हो गया है। फिर अर्जुन बबूता जो है उन्होंने एयर राइफल वर्ल्ड रिकॉर्ड ओलंपिक सिलेक्शन ट्रायल्स के अंदर ब्रीच कर दिया है, तोड़ दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। मेंस का जो एयर राइफल का मैच था उसमें 10 मीटर की एयर राइफल के अंदर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसके बाद इंडियन पैराशूटर्स जो है जिनका नाम है मोना अग्रवाल, गोल्ड मेडल मिला है एट वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट। कहाँ हो रहा था ये कोरिया में हो रहा था, ठीक है। इन्होंने विमेंस की 10 मीटर एयर राइफल की कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है, और आर्मी मैन आमिर अहमद भट्ट ने 25 मीटर पिस्टल में सिल्वर मेडल हासिल किया है। फिर उसके बाद जो कैस्ट है यानी KAIST, कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैस्ट, रिसर्चर्स डेवलप हाई पावर फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी। देखो जो लिथियम आयन बैटरी है उसके अंदर लिथियम ना बहुत ज्यादा अबंडेंटली अपने को नहीं मिल पाता, इसलिए जो सोडियम है वो इजीली मिल जाता है। तो हाई पावर सोडियम आयन बैटरी जो है, जो फास्ट चार्जिंग है, उसको डेवलप कर दिया है कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने। जो 1000 टाइम्स ज्यादा अबंडेंट है सोडियम, सॉफ्ट सी मेटल है, काफी एक्टिव होती है, काफी रिएक्टिव होती है, एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली 23 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है SCO डिफेंस मिनिस्टर, शंघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी मीटिंग होती है, डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है कजाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने एक ध्येय को, एक मोटो को एंडोर्स किया है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वसुधैव कुटुंबकम का जो मकसद होता है ना, वही इन्होंने माना है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये पूरी धरती एक है, एक परिवार की तरह, और सबका भविष्य एक जैसा है। ये प्रोटोकॉल साइन किया है सभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो SCO के डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर पहुंचे थे, ठीक है। SCO क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस है। 2001 में इसकी स्थापना हुई कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के द्वारा। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना के अंदर है। पहली समिट 2001 चाइना के अंदर हुई। 9 मेंबर्स इसके कौन कौन से हैं, और ऑब्जर्वर है अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है? इनक्वाइस, ठीक है। इनक्वाइस है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये इन्होंने इंडियन ओशन फ्लोर को स्टडी करने के लिए, इस करंट्स को स्टडी करने के लिए, इंडियन ओशन फ्लोर पे करंट्स को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने एक मैप तैयार कर दिया है, ठीक है। बैथीमेट्री क्या होती है? पानी की गहराई, पानी चाहे ओशन है, चाहे रिवर है, चाहे लेक है, पानी की गहराई तक पहुंचना, यानी कि इक्वल डेप्थ की जितने भी पॉइंट्स, सेम पॉइंट्स होते हैं, उन सब लाइंस को मिला देना। जैसे आइसोबार्स होते हैं ना, सेम प्रेशर की लाइन होती है, ठीक है। आइसोथर्म सेम टेम्परेचर की, ऐसे सेम डेप्थ की जो लाइन होती है उसको बैथीमेट्रिक मैप के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इनक्वाइस ने एक मैप दिखाया है जो ओशन की गहराई में किस तरीके के करंट्स चल रहे हैं, उनको स्टडी करने के लिए ये मैप जो है वो जारी कर दिया है। उसके बाद स्टेट न्यूज पे चलते हैं। स्टेट न्यूज में क्या है? जो खासी की ट्राइब है, 34th सेंग खिलांग फेस्टिवल जो है वो मेघालय के अंदर इन्होंने संपन्न किया है। खासी पीपल जो है वो एक एथनिक ग्रुप है, इंडिजिनस एथनिक ग्रुप है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेघालय में रहते हैं, खासी और जैंतिया हिल के अंदर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हिस्सा है, और लार्जेस्ट कम्युनिटी है ये उस स्टेट की। तो इनका ये फेस्टिवल था जिसके बारे में हमने बात की। उसके बाद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के जो ऑफिस है हरियाणा ने एक ऐप लॉन्च की है, वोटर्स इन क्यू ऐप लॉन्च की है हरियाणा ने, ठीक है। पोलिंग सेंटर्स की लंबी कतारों की इंफॉर्मेशन देने के लिए। अब क्या कहता है ये जो ऐप है? लोकसभा इलेक्शन अभी होना है, एटलीस्ट 75% वोटिंग अचीव की जा सके, और 70% वोटिंग इन प्रीवियस लोकसभा इलेक्शंस की कंपेयर करेगा उनको, ठीक है। 75% वोटिंग लोकसभा इलेक्शन एज कंपेयर टू 70% वोटिंग इन प्रीवियस लोकसभा इलेक्शन। अब वोटर्स इन क्यू ऐप जो है वो 30 अर्बन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर है। ऐसा नहीं है पूरे हरियाणा के अंदर है, 30 अर्बन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर ये ऐप जो है वो हरियाणा ने लॉन्च की है। इसके बाद क्या है? खोंगजोम डे। खोंगजोम डे जो है एंग्लो मणिपुर वॉर के जो वॉरियर्स थे, जो फाइटर्स थे, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये डे मनाया जाता है, खोंगजोम दिवस, ठीक है। 23 अप्रैल को हर साल ट्रिब्यूट देने के लिए, उनकी ब्रेव सोल्स को ट्रिब्यूट देने के लिए मनाया जाता है। ये जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा गया था, एंग्लो मणिपुरी वॉर 1891 में होता है, ठीक है। और मार्च 1891 में जो ब्रिटिश आर्मी थी
उन्होंने पहला शूट कर दिया था, यानी कि गोली मारी थी कंगला के अंदर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अरेस्टिंग युवराज तिकेंद्रजीत। तो उन्हीं के खिलाफ, या मैं कहूंगी उन्हीं की सपोर्ट में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है ये पूरा वॉर चला था मणिपुर के अंदर। एंग्लो मणिपुरी वॉर कहते हैं, तो इसको खोंगजोम डे के रूप में मनाते हैं। तमिलनाडु और केरला ने नीलगिरी तहर का सेंसस जारी किया है। नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट जो है वो ऑफिशियली तमिलनाडु ने लॉन्च किया था अक्टूबर 2023 में। ठीक है, ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, और फर्स्ट एवर सिंक्रोनाइज्ड सेंसस केरला के साथ तमिलनाडु ने बनाया है। नीलगिरी तहर का स्टेटस जानते हैं, एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है IUCN स्टेटस में, शेड्यूल 1 में है WPA एक्ट 1972 में। हैबिटेट इसका एंडेमिक है नीलगिरी हिल के अंदर, तमिलनाडु और केरला स्टेट के अंदर। स्टेट एनिमल है ये तमिलनाडु का। लार्जेस्ट पॉपुलेशन इसकी इराविकुलम नेशनल पार्क जो केरला के अंदर है, वहां इसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन देखी जाती है। अब चलते हैं इंटरनेशनल कैटेगरी पे। हांगकांग सिंगापुर ने MDH का मसाला और एवरेस्ट का जो फिश करी का मसाला है उसको बैन कर दिया है। क्यों? इन्होंने कहा कि इसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं। हांगकांग और सिंगापुर ने रिसेंटली स्पाइस वेरिएंट्स जो है MDH के और एवरेस्ट का एक प्रोडक्ट फिश करी मसाला जो है, जो फूड प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है, उसको बैन कर दिया है। ठीक है, ऐसा कहा कि इसके अंदर जो पेस्टिसाइड्स, इथाइलिन ऑक्साइड्स है, स्पाइसेस के साथ जो मिक्स किया जाता है, उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए ये कैंसर कॉजिंग है। इसलिए शंघाई, हांगकांग ने और सिंगापुर ने इसको बैन कर दिया है। ठीक है, और क्वालिटी चेक्स करने को कहा है फसाई को, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। उसके बाद नेपाल जो है पहला इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस लेके आया है। जो ट्रांसजेंडर टूरिज्म है उसके लिए नेपाल बेस्ट प्लेस है, ऐसा ये बताना चाहते हैं। सिंगल डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था जिसको मायको पहचान नेपाल NGO ने ऑर्गेनाइज किया। ये कॉन्फ्रेंस जो है ये पोजीशन बताता है नेपाल की कि ये LGBT फ्रेंडली टूरिज्म डेस्टिनेशन है। जून 2023 में नेपाल ने सेम सेक्स मैरिजेस को भी अलाउ कर दिया था कि आप इनको लीगली रजिस्टर भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है? आसियान फ्यूचर फोरम पहली बार हो रहा है। आसियान फ्यूचर फोरम 2024 में, फर्स्ट आसियान फ्यूचर फोरम जो है वो 2024 में हुआ है। ये इनिशिएटिव है जिसको प्रपोज किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम ने। ठीक है, नाम क्या है इनका? फाम मिन चिन। ठीक है, 43rd आसियान समिट लास्ट सितंबर में जब हुई थी तब ऐसा अनाउंस किया था कि आसियान फ्यूचर फोरम नाम का हम एक इनोवेशन लेके आएंगे, हम एक मीटिंग लेके आएंगे, प्लेटफॉर्म लाएंगे, आप ऐसा कह सकते हो, इनिशिएटिव लाएंगे। थीम क्या है? टुवर्ड फास्ट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ अ पीपल सेंटर्ड आसियान कम्युनिटी। ठीक है, तो आसियान के मेंबर्स हम देख लेते हैं कौन कौन है। आसियान 1967 में बनता है बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद। फाउंडिंग फादर हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। मोटो क्या है? 1 विजन 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी। 8 अगस्त को आसियान डे मनाया जाता है और हेडक्वार्टर इसका इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर है। मेंबर नेशन कौन कौन से हैं आप देख पा रहे हो, 10 मेंबर नेशन है। 5 फाउंडिंग मेंबर हैं ऊपर के 5, और बाकी के नीचे 6 से 10 जो है बाद में ऐड हुए हैं। उसके बाद ये एक छोटी सी शॉर्ट मूवी है, केन्स फिल्म फेस्टिवल के अंदर सेलेक्ट हो गई है कंपटीशन के लिए। FTII यानी कि FTII के एक स्टूडेंट की फिल्म है। नाम क्या है फिल्म का? सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो एक शॉर्ट मूवी है, एक छोटी सी आप कह सकते हो डॉक्यूमेंट्री है। इसको केन्स फेस्टिवल के अंदर जगह मिल गई है। ठीक है, FTII क्या है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे के अंदर है, वहां के एक स्टूडेंट की ये बुक है। ला साइनेफ जो है वो सेक्शन ऑफ द 2024 केन्स फिल्म फेस्टिवल फ्रांस के अंदर जो हो रहा है वहां पे इसको जगह मिली है। और ये जो फिल्म है इसको डायरेक्ट किसने किया है? चिदानंद S नायक ने। ठीक है, उसके बाद जो है ये कब से कब तक चलेगा ये फेस्टिवल? 15th to 24th मई 2024। ठीक है, तो पहले पायल कपाड़िया की मूवी जो है इस कंपटीशन में आ चुकी है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जो मैंने आपको पिछले हफ्ते बताई थी। स्पोर्ट्स की कैटेगरी में चलते हैं। चेस की फील्ड में 17 ईयर ओल्ड इंडियन प्रोडिजी जिनका नाम है गुकेश, डी गुकेश जो है, उन्होंने हिस्ट्री बना दी है। फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जो टोरंटो में हो रहा है, यंगेस्ट एवर प्लेयर बन गए हैं उसको जीतने वाले। अब तक विश्वनाथन आनंद को बोला जाता था फर्स्ट इंडियन, वो थे, अब ये सेकंड इंडियन हो गए हैं। डी गुकेश सेकंड इंडियन हो गए हैं विश्वनाथन आनंद के बाद इस खिताब को जीतने वाले। तो ये 17 ईयर ओल्ड हैं, सबसे यंगेस्ट हैं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के अंदर। ठीक है, ड्रॉ रहे ये हिकारू नाकामुआ के साथ खेलते हुए। और ये जो है
मतलब विश्वनाथन आनंद के बाद डी कुकेश जो है वो सेकंड पर्सन है इस चेस टूर्नामेंट तक पहुंचने वाले। उसके बाद बलराज पंवार, इंडिया का फर्स्ट कोटा इन्होंने सिक्योर कर लिया है रोइंग पेरिस ओलंपिक के अंदर। ठीक है, पेरिस ओलंपिक जो है उसमें रोइंग कैटेगरी, रोइंग जो जो इस तरीके से चलता है ना, इस तरीके से आप यहाँ पे इमेज भी देख रहे हैं। ठीक है, ये दो इसकी मदद से रोइंग करनी होती है। तो बलराज पंवार ने फर्स्ट इंडिया का पहला कोटा जो है वो सिक्योर कर दिया है। ठीक है, तो बलराज पंवार ने बता दिया मैंने। मैन सिंगल के अंदर इन्होंने अपनी जगह जो है वो हासिल की है। टॉप 5 को ओलंपिक्स कट के अंदर जगह मिली है, तो ये थर्ड पोजीशन पे थे। विनेश, अंशु और रितिका पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा के अंदर अपनी जगह जो है वो बना चुकी हैं। इंडियन विमेन रेसलर है विनेश फोगाट 50 केजी कैटेगरी में, अंशु मलिक 57 कैटेगरी और रितिका 76 कैटेगरी के अंदर। ठीक है, और इन्होंने 3 कोटा मतलब एशियन ओलंपिक गेम्स क्वालिफायर ये रही हैं और अब इन्होंने इस ओलंपिक के अंदर भी अपना जगह बना ली है। प्रियंका गोस्वामी और अक्षदीप सिंह ये मैराथन रेस जो है वहां पे अपनी जगह बना चुके हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 के अंदर। तो पेरिस ओलंपिक्स 2024 के अंदर बहुत इंडियंस के नाम आ रहे हैं, उनको याद रखोगे। उसके बाद अनदर रेस अनदर विक्ट्री फॉर रेड बुल्स, मतलब मैक्स वर्स्टेपन छाए हुए हैं। चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स के अंदर भी ये टॉप पे आते हैं। सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 4 ग्रैंड प्रिक्स होते हैं। बहरीन, सऊदी अरेबिया, जापान तीनों जीत चुके हैं। ठीक है, और अब जो है ऑस्ट्रेलियन सिर्फ छोड़ के बाकी सारे मैक्स वर्स्टेपन ही जीते हैं। फिर से न्यूज चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स की थी। प्राची यादव पैरा कनॉय विमेन्स KL2 कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल इनको मिलता है, प्राची यादव को। ठीक है, जो मध्य प्रदेश की हैं प्राची यादव, 2 गोल्ड मिले हैं इनको ACC पैरा कनॉय एशियन चैंपियनशिप के अंदर, इसको याद रखोगे। अर्जुना अवार्ड भी इसी साल जनवरी के अंदर अर्जुना अवार्ड भी ये ले चुकी हैं। युजवेंद्र चहल ये पहले बॉलर बन गए हैं हिस्टोरिक 200 विकेट्स लेने वाले। IPL विकेट्स के अंदर 200 विकेट लेने वाले पहले हिस्टोरिकल प्लेयर जो है युजवेंद्र चहल बन चुके हैं, इसको याद रखना। ये कौन सी टीम से हैं? अभी राजस्थान रॉयल से हैं और हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की टीम के अगेंस्ट इन्होंने ये अपना रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद कैस्पर र्यूड विन्स बार्सिलोना ओपन एंड रायबाकिना क्लिंचेस स्टगर्ट ओपन। देखो जो कैस्पर हैं उन्होंने स्टेफेनोस को हराया बार्सिलोना ओपन के अंदर और एलिना ने हराया मार्टा कॉस्ट्यूक को स्टुटगार्ट ओपन के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखोगे। अब ये एक डेयरी की कंपनी है नंदिनी मिल्क पार्लर आपको यहाँ दिख रहा है। कर्नाटका की नंदिनी डेयरी ने T20 की 2 टीम आयरलैंड और स्कॉटलैंड को स्पॉन्सर किया है 2024 के अंदर, तो ये सुर्खियों में आ जाता है, ये छोटी चीज नहीं है। कर्नाटका मिल्क फेडरेशन द डेयरी कोऑपरेटिव फ्रॉम द स्टेट विच सेल्स वेरियस डेयरी प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड नेम नंदिनी। तो जो ब्रांड नेम है नंदिनी, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करता है। स्कॉटलैंड और आयरलैंड क्रिकेट टीम को ये स्पॉन्सर कर रहे हैं और नंदिनी स्प्लैश नाम से एनर्जी ड्रिंक जो है वो सर्व कर रहे हैं उस टूर्नामेंट में। ठीक है, 2 से 2.5 करोड़ पर टीम को स्पॉन्सरशिप की फीस लगी है। अब इसके बाद श्रीजा अकुला मनिका बत्रा को पीछे छोड़ के इंडिया की नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर बन गई है। इनका रैंक 38 है। मनिका बत्रा 2 प्लेस पीछे जाके 39 पर रुक गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है क्या नाम है, सौरव घोषाल जो है वो अपने प्रोफेशनल स्क्वैश से रिटायरमेंट ले रहे हैं। ही विल कंटिन्यू टू प्ले फॉर इंडिया के लिए खेलते रहेंगे, लेकिन जो प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन है वहां पे ये 12 बार जीत भी चुके हैं और अब वहां से रिटायरमेंट ले रहे हैं। ही द ओनली इंडियन मैन टू एंटर द टॉप 10 इन द वर्ल्ड स्क्वैश रैंकिंग। टॉप 10 में जाने वाले ओनली इंडियन जो हैं ये सौरव घोषाल ही हैं जो अब रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है, जो नोवाक जोकोविच हैं 5वीं बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, याद रखना इनको। इसके बाद ICC रोप्स इन हुसैन बोल्ट एस T20 वर्ल्ड कप एम्बेसडर। इंडियन क्रिकेट वालों ने ICC वालों ने हुसैन बोल्ट को T20 विश्व कप का एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में इंडियन कह रही थी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ये जो लेजेंड हुसैन बोल्ट हैं उनको एम्बेसडर बनाया है अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप का। ठीक है, वेस्ट इंडीज
वेस्ट इंडीज और यूएसए में जो होगा 1 जून से 29 जून तक। जमाइका बोर्न बोल्ट, जमाइका के अंदर इनका जन्म हुआ, हुसैन बोल्ट का। हिस्ट्री बना चुके हैं ओलंपिक गेम्स के अंदर बीजिंग में, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेसेस के अंदर अपने रिकॉर्ड्स बना चुके हैं और अब इनको यहाँ पे एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस ने आईपीएल की हिस्ट्री के अंदर रन चेज के दौरान सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर जो है वो दर्ज किया है। कितना? 63 बॉल पे, 63 बॉल्स पे 124 रन्स का रिकॉर्ड जो है वो इन्होंने बनाया है, मार्कस स्टोइनिस। ठीक है। इसके बाद युगांडा नेम अभय शर्मा एज हेड कोच अहेड ऑफ T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप की कैटेगरी के अंदर युगांडा ने अभय शर्मा को हेड कोच बना दिया है। ठीक है। अभय शर्मा इंडियन मूल के हैं और इंडियन ही है, मैं कहूंगी कि हैज प्रीवियस कोचिंग स्टिंट्स विद इंडिया ए एंड इंडिया अडल्ट एंड इंडिया अंडर 90s। हेड कोच वहां के भी रह चुके हैं, अब युगांडा ने भी इनको हेड कोच बना दिया है। उसके बाद नरसिंह यादव जो है वो इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ WFI's एथलीट पैनल के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। ठीक है। नाम क्या है? नरसिंह यादव। रेसलर रहे हैं, फॉर्मर रेसलर। तो नरसिंह पंचम यादव जो है वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट कमीशन के चेयरमैन रहे हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट कमीशन के चेयरमैन कौन रहे हैं? नरसिंह पंचम यादव। अर्जुना अवार्डी हैं 2012 में। एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं 2010 में। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी ये गोल्ड मेडल ले चुके हैं 2010 में। ठीक है। उसके बाद साइंस एंड टेक की कैटेगरी पे आते हैं। क्या है ये? एक दवाई है, वैक्सीन है, यूविकोल एस, जो कोलेरा से लड़ेगा। कोलेरा जो है आपको पता है बहुत सीवियर डायरिया होता है, पेट की बीमारी है, फूड और वाटर कंटामिनेशन की वजह से होता है। तो यूविकोल एस जो है WHO ने एक वैक्सीन अप्रूव कर दी है और कोलेरा को जड़ से हटाना है। ठीक है। दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय यू बायोलॉजिकल कोऑपरेशन लिमिटेड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। कोरिया ने इसको बनाया है। अब ये फॉसिल्स मिले हैं विशाल सांप वासुकी के जीवाश्म मिले। वासुकी कौन सा सांप होता है? शिवजी ने जो गले में ऐसे धारण किया हुआ है। ठीक है। इसके फॉसिल्स मिले हैं। ठीक है। इसका नाम वही सांप नहीं है शिवजी वाला, इसका नाम वासुकी रख दिया क्योंकि बहुत पुराना है। ठीक है। साइंटिस्ट ने इसको वासुकी इंडिकस नाम दिया है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर ये पनांद्रो एरिया के अंदर इसके जो है वो फॉसिल्स मिले हैं। 49 फीट 15 मीटर की लेंथ है और ये टीरेक्स जो अभी तक का सबसे लेंथीएस्ट माना जा रहा था उससे भी ज्यादा लॉन्गर है। ठीक है। 47 मिलियन ईयर्स एगो जो है टीरेक्स जो सांप है ना वो 47 मिलियन ईयर्स एगो पुराना है। ठीक है। और अब जो मिला है वो वासुकी है, जिसका नाम वासुकी रखा है। 15 मीटर है, जो टीरेक्स से भी बड़ा है। ठीक है। इसके बहुत सारे वर्टिब्रेज को रिकवर किया जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, IIT गुवाहाटी ने 3D प्रिंटिंग का यूज करके इनोवेटिव डमी बैलेट यूनिट्स जो है वो बना दी है। ये फ्रंट साइड देख रहे हो, बैक साइड देख रहे हो, 3D प्रिंटिंग का यूज किया है IIT गुवाहाटी ने। ठीक है। तो इतनी बात याद रखनी है। जो स्वीप है, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेशन सेल, इसके साथ मिलके IIT गुवाहाटी ने ये 3D प्रिंटिंग का जो पूरा डमी है बैलेट यूनिट का वो बना दिया है IIT गुवाहाटी ने। इसको याद रखोगे किसने बनाया? IIT गुवाहाटी ने। फिर C.DOT एंड IIT जोधपुर AI के लिए पार्टनरशिप की इन्होंने। ठीक है। और 5G नेटवर्क मैनेजमेंट के अंदर जबरदस्त काम किया कि 5G नेटवर्क जो है वो भारत के अंदर और अच्छा हो सके। देन व्हाट इज डॉक्सिंग? डॉक्सिंग क्या होता है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेज ड्रॉपिंग डॉक्यूमेंट्स। ड्रॉपिंग डॉक्यूमेंट्स से ये शब्द डिराइव हुआ है। ठीक है। पर्सन की प्राइवेट इंफॉर्मेशन विदाउट देयर कंसेंट रिवील की जाती है, इसको डॉक्सिंग कहते हैं। ये एक मैलिशियस इंटेंट है। ठीक है। और इंफॉर्मेशन ले लेता है ये IP एड्रेस, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की और डाटा, स्टॉक मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन इंसान की आ जाती है विदाउट उसके कंसेंट के। इसको डॉक्सिंग कहते हैं। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आपको याद रखना है, डॉक्सिंग होता क्या है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ये जो है इस तरीके की चीजों को मेंशन करता है, विच इज मेड टू प्रोटेक्ट द डाटा प्रिवेसी ऑफ सिटीजन। ये कानून जो है वो क्यों बना है? ताकि लोगों की डाटा प्रिवेसी जो है उसका ध्यान रखा जा सके। नॉट अप्लाइंग टू पर्सनल डाटा पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए इसके लिए। और इसको साइबर क्राइम रिपोर्टिंग के ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर मार्क किया गया है कि डॉक्सिंग एक गुनाह है। अब इंडेक्सेस की बात आती है, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं।
क्या है इंडेक्स के अंदर पहली न्यूज जो सिप्री की रिपोर्ट आई है। सिप्री क्या बताता है, डिफेंस के अंदर कितना खर्च होता है उसकी रिपोर्ट देता है। तो इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर बन गया है पूरे विश्व के अंदर, पूरे ग्लोब के अंदर। सिप्री का पूरा नाम क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और इसकी ये रिपोर्ट है और इंडिया चौथे नंबर पे आ गया है लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर ग्लोबली इन 2023। 83.6 बिलियन जो डॉलर हैं वो हम खर्च कर रहे हैं। 2022 से 4.2% ज्यादा खर्चा हम अपने डिफेंस पे कर रहे हैं। और ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है पहले की तुलना में 2023 से 6.8% बढ़ा है। इंडिया का भी बढ़ा और ग्लोबली भी बढ़ा है। 10 लार्जेस्ट स्पेंडर कौन है उसमें, यूएस, चाइना, रशिया सबसे ऊपर है। यहाँ पे बाकी के नाम देख रहे हो, ठीक है। और इंडिया जो है चौथे नंबर पे आ गया है। इसके बाद क्या कहता है, नियरली 66,000 इंडियंस अमेरिकन सिटीजनशिप की ओथ जो है वो ले चुके हैं। CRS की ये रिपोर्ट है। बहुत सारे इंडियंस अमेरिका की शपथ ले रहे हैं, यूएस सिटीजन बन रहे हैं, ठीक है। और एन एस्टिमेटेड 46 मिलियन फॉरेन बोर्न पर्सन रिजाइड्स इन द यूएस स्टेट। क्या कहता है, फॉरेन बोर्न पर्सन मतलब किसी और देश में पैदा हो रहे हैं और अमेरिका के अंदर रह रहे हैं। 46 मिलियन लोग ऐसे हैं। 14% टोटल पॉपुलेशन का, यूएस की जितनी पॉपुलेशन है 333 मिलियन, उसके 14% तो बाहर के ही लोग रहते हैं, ठीक है। और 4.5 मिलियन यानी लगभग 53% उसके नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स हैं अमेरिका के। और जो नेचुरलाइज्ड सिटीजन है वो लीगली एक सिटीजन्स बन गए हैं उस देश के। इंडिविजुअल बोर्न इन मैक्सिको, सबसे ज्यादा नंबर नेचुरलाइजेशन माध्यम से अमेरिका का मेंबर बनने की, अमेरिका का सिटीजन बनने की मैक्सिको के लोगों का है जो मैक्सिको में पैदा हुए थे। फिर इंडिया सेकंड नंबर पे, देन फिलीपीन, क्यूबा और फिर डोमिनिकन रिपब्लिक। तो ये देश ऐसे हैं जो जहां के लोग अमेरिका की सिटीजनशिप बहुत भर भर के ले रहे हैं। अब रिलायंस जियो इमर्जेस एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन डाटा ट्रैफिक। क्या कहता है, चाइना मोबाइल को भी हमने पास कर दिया और रिलायंस जियो जो है दुनिया का लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर डाटा ट्रैफिक कंजम्पशन के अंदर बन गया है। बहुत सारा, मुकेश अंबानी चेयरमैन और एमडी हैं इसके। फिर उसके बाद 144 करोड़ पॉपुलेशन विद 24% इज अंडर 14 ईयर। यूएनएफपीए की एक रिपोर्ट आई, 144 करोड़ जनसंख्या में 24% 14 साल से कम उम्र के हैं, अंडर 14 है। यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड्स ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट दे रहा है जिसकी टाइटल है इंटरवोवन लाइव्स थ्रेड्स ऑफ होप एंडिंग इनइक्वालिटी इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। इंडिया ने ये कहा है कि सबसे ज्यादा मतलब अपने यहाँ पे अंडर 14 बच्चे हैं। इंडिया का पॉपुलेशन 77 ईयर में डबल होने वाला है जिस गति से हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। और लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, 121 करोड़ की अपनी आबादी थी। क्या कहता है ये, द रिपोर्ट फर्दर डिटेल्ड दैट एन एस्टिमेटेड 24% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का 24% इस एज ग्रुप का है। 17% 10 से 19 की एज रेंज का है, ठीक है। 10 से 24 की उम्र जो है 26%, 15 से 64 की उम्र के 68% लोग हैं। एडिशनली 7% इंडिया की पॉपुलेशन के वो 65 ईयर्स या उससे ज्यादा हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की मेल के लिए 71 और फीमेल के लिए 74 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब अमूमन कितना जीते हैं। चाइल्ड मैरिज परसेंटेज जो है वो इंडिया वाज एट 23 बिटवीन 2006 टू 23। चाइल्ड मैरिज परसेंटेज जो है 23 है 2006 से 2023 तक की। मैटरनल डेथ पहले से कम हो गई है, 8% कम हो गई है, ठीक है। और वेल्दियर वुमेन जो है हेल्थ केयर एक्सेस बढ़ा रहे हैं भारत के अंदर, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी कर रहे हैं। विमेन एंड गर्ल रिमेन्स फार बिहाइंड, अभी भी महिला और लड़कियां बहुत पीछे हैं, ठीक है। और ये सारी बातें थी भारत के बारे में। इसके बाद SBI, ICICI और HDFC बैंक टॉप 50 एशिया पैसिफिक बैंक के अंदर अपनी जगह बना देते हैं। S&P ग्लोबल की ये रिपोर्ट है। 3 इंडियन लैंडर्स कौन कौन से हैं, SBI, ICICI और HDFC, यही तीनों DCIBS बैंक भी हैं। अब डिफेंस की कैटेगरी में चलते हैं।
डीआरडीओ ने लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट बना दी है, देश की लाइटेस्ट सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बना दी है। ठीक है, बस इतनी ही चीज आपको याद रखनी है। किसने बनाई है? डीआरडीओ ने बनाई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन नेवी ने एक्सरसाइज पूर्वी लहर जो है ईस्ट कोस्ट पे, पूर्वी यानी ईस्ट कोस्ट पे पूर्वी लहर एक्सरसाइज कंडक्ट की है इंडियन नेवी ने। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखोगे। इसके बाद जो है फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जो है, ईस्टर्न नेवल कमांड कौन संभाल रहे हैं? वाइस एडमायरल राजेश पेंधारकर। ठीक है, वेस्टर्न नेवल कमांड कौन से संभाल रहे हैं? संजय जयसिंह। और साउदर्न नेवल कमांड संभाल रहे हैं वी श्रीनिवास। इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद INSV तारिणी अपनी हिस्टोरिक ट्रांस ओशनिक एक्सपीडिशन करके लौटे हैं। ठीक है, INSV तारिणी। तो इसमें क्या है, जो इंडियन नेवल सेलिंग वेसल है यानी INSV जिसका नाम है तारिणी, वो गोवा के पोर्ट पे वापस आ चुके हैं 2 महीने तक अपना पूरा ओशनिक एक्सपीडिशन को पूरा करके। ये 28 फरवरी 2024 को निकले थे। ठीक है, और पूरे इंडियन ओशन पोर्ट लुइस में पहुंचे, फिर वो मॉरिशस और बैक टू गोवा। और इसको कौन संभाल रहा था? लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। ठीक है, पूरी जर्नी को इन्होंने संभाला है। इसके बाद नेक्स्ट है पियोलजी 1-2 एंड हवासल 1 रा-3। नॉर्थ कोरिया ने ये क्रूज मिसाइल वॉरहेड जो है वो इन 2 नाम के उनको टेस्ट किया है। अब इकोनॉमी की ब्रांच पे आते हैं। क्या कहता है? गवर्नमेंट ने SBI कार्ड के साथ अलाइज किए, टेलकोस के साथ अलाइज किए OTP फ्रॉड से लड़ने के लिए। OTP फ्रॉड्स आते हैं ना, मतलब फेक OTP आपके फोनों पे आते हैं और फिर आपका पैसा जो है वो निकल जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड और टेलीकॉम कंपनी, इन तीनों ने पार्टनरशिप की कि हम किस तरीके से OTP यानी वन टाइम पासवर्ड की जो स्टीलिंग हो रही है, चोरी हो रही है, उससे बचेंगे। ठीक है, जितने फिशिंग अटैक हो रहे हैं उससे हमें कैसे बचना है। इसके बाद नेक्स्ट है PayU गेट्स RBI's इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू ऑपरेट एज पेमेंट एग्रीगेटर। जो PayU है, ठीक है, PayU एक डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, जैसे फोन पे है ऐसे ही PayU है। RBI ने इनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है, पेमेंट एग्रीगेटर की तरह ये काम कर सकते हैं। ठीक है, 6 महीने से 1 साल लगा है इस अप्रूवल को लेने में। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब होता है कोई फिक्स डेट नहीं है कि इसी दिन है, जिस दिन भी आप क्वालिफिकेशंस पूरी कर देते हो उसी दिन आपको ये अप्रूवल मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है रेजर पे पार्टनर्ड विद एयरटेल पेमेंट बैंक, इन्होंने UPI स्विच नाम का एक ऐप लॉन्च कर दिया है जो बहुत फास्टर है, स्मूदर है ट्रांजैक्शंस के लिए। रेजर पे एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलके इसको कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा बैंक बार्ड फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू ऑनलाइन कस्टमर। नए ऑनलाइन कस्टमर अब कोटक महिंद्रा बैंक नहीं बना सकता, ये उनको एक पेनल्टी लगाई है। यूं मान लीजिए RBI ने उनके ऊपर ये पेनल्टी लगाई है कि आप नए जो ग्राहक है नहीं जोड़ सकते। करेक्टिव एक्शन प्लान के तहत ये किया है। ठीक है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान PCA फ्रेमवर्क जो होता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजों में नॉन कंप्लायंस दिखाया है। ठीक है, नॉन कंप्लायंस दिखाया है। अब रिवीजन क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है, इंडिया लीड्स ग्लोबली विद ए पॉपुलेशन ऑफ 142.5 करोड़। तो इंडिया का पॉपुलेशन इतना नहीं है, 144 करोड़ है। इंडिया पॉपुलेशन जो है 2011 में 121 करोड़ था, बिल्कुल सही। केवल 7% आबादी 65 साल और उससे ज्यादा की है। दोनों स्टेटमेंट सही है, 2 और 3। इसके बाद विच डेयरी ब्रांड, कौन सी ब्रांड है डेयरी की जिसने स्कॉटलैंड और आयरलैंड को स्पॉन्सर किया है? ये क्या था? नंदिनी नाम है, नंदिनी, कर्नाटका की नंदिनी। हु रिसीव द प्रेस्टिजियस किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? तो ये किसको मिला था? रतन टाटा जी को। ठीक है, उसके बाद विच सिटी हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द वर्ल्ड बुक कैपिटल? वर्ल्ड बुक कैपिटल फ्रांस, याद करो, वर्ल्ड बुक कैपिटल डेज में बताया था मैंने। ठीक है, फ्रांस के अंदर भी स्ट्रासबर्ग फ्रांस, सी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हु हैज बीन अपॉइंटेड एज OpenAI's फर्स्ट एम्प्लॉय इन इंडिया? OpenAI की फर्स्ट एम्प्लॉय कौन? प्रज्ञा मिश्रा। ठीक है, ChatGPT याद करो। उसके बाद व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग? मिलिट्री स्पेंडिंग सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम 4th रैंक पे हैं, पहले USA, चाइना, रशिया, देन इंडिया। विच
ट्राइबल ग्रुप, कौन से ट्राइबल ग्रुप ने पहली बार अपना वोट दिया है, क्या नाम था, शोम्पेन, अंडमान निकोबार, शोम्पेन। 2024 में कार्ड्स बन गए थे, वोट पहली बार दिया है। हु वॉन द चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स 2024 फॉर्मूला 1, किसने जीता, मैक्स वर्स्टैपन, याद हो जाना चाहिए। हु रिसेंटली बिकेम द यंगेस्ट एवर विनर ऑफ द कैंडिडेट टूर्नामेंट, यंगेस्ट कौन बने हैं, डी गुकेश, विश्वनाथन आनंद पहले थे, अब डी गुकेश बन गए हैं 17 साल की उम्र में। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली अप्रूव्ड ओरल कोलेरा वैक्सीन, जो WHO ने अभी अप्रूव की है, नाम क्या है, यूवी कॉल एस, कोलेरा की वैक्सीन है। हु सिक्योर्ड इंडियाज फर्स्ट 2024 पेरिस ओलंपिक कोटा इन रोइंग, रोइंग में क्या नाम था उनका, बलराज पंवार, याद करो, फोटो दिखाई थी ऐसे ड्रॉ कर रहे थे। विच कंपनी सेट टू लॉन्च एन ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी, कौन सी कंपनी थी, इंटरग्लोब एंटरप्राइज, इस एयर टैक्सी को जो दिल्ली से गुड़गांव के बीच में चलेगी उसको लॉन्च कर रहे हैं। हाउ मेनी इंडियन बैंक्स मेड इट टू द लिस्ट, टॉप 50 में कितने बैंक आए हैं, 3, HDFC, SBI और ICICI, HDFC, SBI और ICICI। उसके बाद हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, कौन बने हैं, नलिन प्रभात, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग पर्सनालिटी, मिसेस विजयंती माला बाली, हरबिंदर सिंह, श्री M वेंकैया नायडू। आपको बताना है पद्म विभूषण किस किस को मिला है, तुम ही देखोगे, तुम ही करोगे, तुम ही इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट कांग्रेशनल रिपोर्ट विच कंट्री बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स कंट्री फॉर न्यू सिटीजन, सेकंड लार्जेस्ट, पहली मैक्सिको थी, दूसरी इंडिया, ठीक है, पहली मैक्सिको, दूसरी इंडिया। विच क्रिकेट लेजेंड हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर सिट्रोइन, कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी। उसके बाद विच केमिकल कंपाउंड हैज बीन फाउंड इन इंडियन स्पाइस ब्रांड, कौन सा मिला था, इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है, जो कार्सिनोजेनिक था MDH में और किसमें, एवरेस्ट में। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट विमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कौन बनी, नाइमा खातून, पहली वाइस चांसलर जो पहले प्रिंसिपल रही हैं। हु वॉन द स्टटगार्ड ओपन बाय डिफीटिंग मार्टा, कौन जीते हैं, एलिना रायबाकिना। उसके बाद हु वन 2 गोल्ड्स एट द 2024 ACC पैराकनोई एशियन चैंपियनशिप, नाम है प्राची यादव जो मध्य प्रदेश की हैं। उसके बाद हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू अचीव 200 विकेट्स, युजवेंद्र चहल, क्या नाम, युजवेंद्र चहल। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द सेंग खिलांग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, कहाँ पे, मेघालय के अंदर, ठीक है, मेघालय के अंदर सेलिब्रेट किया गया है। सौरभ, हु रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट, जिन्होंने रिटायरमेंट है वो कौन से स्पोर्ट से, स्क्वैश, इंडिया के लिए खेलेंगे, प्रोफेशनल स्क्वैश से इन्होंने रेजिग्नेशन ले लिया है। विच इंडियन मूवी बिकेम द फर्स्ट टू बी सिलेक्टेड इन केन्स फिल्म फेस्टिवल इन ला SNF कैटेगरी, तो पहली कौन सी मूवी है, सनफ्लावर फर्स्ट वन टू नो, ठीक है। उसके बाद विच ऐप इज लॉन्च्ड बाय हरियाणा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ऑफिस, कौन सी ऐप है, क्यू वाली, यानी वाटर्स इन क्यू वाली ऐप है, डी ऑप्शन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडियाज आर्यभट्ट अवार्ड, किसको मिला है, डॉक्टर P सुब्बाराव को। विच बैंक हैज टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड पार्टनर विद टू प्रमोट प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्कीम, यानी रूफ टॉप सोलर वाली बिजली, इंडियन बैंक, किसके साथ मिलके, इंडियन बैंक के साथ मिलके। उसके बाद युगांडा के अंदर जो मेंस नेशनल क्रिकेट टीम हुआ है, हेड कोच कौन बने हैं, अभय शर्मा, कौन बने हैं, अभय शर्मा। उसके बाद नेक्स्ट है विच बैंक डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बार फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर, कौन से बैंक को मना कर दिया, नए कस्टमर नहीं बना सकते, कोटक महिंद्रा बैंक। व्हाट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2024, IP एंड द SDG बिल्डिंग अवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अब ये कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करने हैं, जो भी क्वेश्चन अभी आएंगे क्या क्या है। कौन से स्टेट में खोंगजोम डे जो है वो सेलिब्रेट हुआ, आपको देखना है, एंग्लो डैश वॉर था वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन नेम्ड एज द एम्बेसडर ऑफ द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC ने किसको एम्बेसडर घोषित किया है। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल पंचायती राज डे, फर्स्ट पंचायती राज डे 2010 में सेलिब्रेट हुआ और 23rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ये बना था। अगला है विच इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेटेड विद स्वीप टू डेवलप द इनोवेशन 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट, आपको देखना है कौन सा था वो, IIT दिल्ली, बॉम्बे, खड़गपुर या गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड एज द एम्बेसडर ऑफ द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप बाय द इंटरनेशनल, ये अभी ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देन सुब्रमण्यम
धारेश्वर, हु रिसेंटली पास्ड अवे, रिनाउंड फिगर, कौन से ट्रेडिशनल आर्ट से थे? भरतनाट्यम, यक्षगाना, कथकली, ओडिसी। मैं बता दूं ये यक्षगाना थे, ठीक है। अब हु वाज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट कमीशन? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट कमीशन में चेयरमैन किसको इलेक्ट किया है? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको बताना है। विच बैंक हैज सरपास्ड कोटक महिंद्रा बैंक टू बिकम द 4th लार्जेस्ट बैंक इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू? कौन सा बैंक चौथे नंबर पे आ गया है? आपको बताना है मार्केट वैल्यू के हिसाब से। विच आईपीएल टीम हैज एंटर्ड द रिकॉर्ड बुक्स फॉर हिटिंग द मोस्ट सिक्सेस? सबसे ज्यादा सिंगल सीजन में 6 मारने वाली आईपीएल की टीम। तो ये क्वेश्चन थे जिसके आंसर आपको करने हैं। जो क्वेश्चन मैंने कराए वो मैंने करा दिए, हमने रिवाइज भी कर लिया है और उम्मीद करती हूँ आपको समझ भी आया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।